हेलो एवरीवन, हम चैप्टर 24 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 24 में हमने सेक्शन 308 तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो में सेक्शन 309 डिस्कस करेंगे, जो कि बताता है पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग। मतलब कि पोस्टपोन और एडजर्न की बात की गई है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो प्रोसीडिंग को एडजर्न और पोस्टपोन कर सकता है। ठीक है, इसमें प्रोसीजर बताया है। तो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बैरक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। इसमें हम एक ही सेक्शन रीड करेंगे, सेक्शन 309। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्लोज है, इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल द प्रोसीडिंग शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे अंटिल द ऑल विटनेसेस इन अटेंडेंस हैव बीन एग्जामिन्ड unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day to do necessary for it to be recorded। मतलब कि जो इंक्वायरी और ट्रायल चल रही है, जो प्रोसीडिंग चल रही है, शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे, वो कंटिन्यू चलेगी डे टू डे। ठीक है, जो भी डेट फिक्स की गई है बाय द कोर्ट, अंटिल ऑल द विटनेस इन अटेंडेंस हैव बीन एग्जामिन्ड। मतलब कि कब तक चलेगी इसकी प्रोसीडिंग? जब तक जो विटनेसेस है उनको अटेंड करके उनको एग्जामिन न किया जाए। ठीक है, तब तक। अनलेस द कोर्ट फाइंड्स द एडजर्नमेंट, अगर कोर्ट को ये फाइंड होता है, अगर ये लगता है कि उस प्रोसीडिंग पर एडजर्नमेंट, ठीक है, पोस्टपोन कर देनी चाहिए, एडजर्न कर देनी चाहिए उस प्रोसीडिंग को, सेम बियॉन्ड फॉलोइंग डे टू डे नेसेसरी फॉर रिकॉर्डेड, और उसमें जो एडजर्नमेंट की जाती है बाय द कोर्ट, तो उसमें अपने रीजंस रिकॉर्ड करेगी कि उसमें ऐसा क्यों उसने एडजर्न किया है। ठीक है, उस प्रोसीडिंग को क्यों अर्जेंट किया है बाय द कोर्ट, तो उसमें रीजंस रिकॉर्ड करेगी कोर्ट। उसमें आगे प्रोवाइजो बताता है, provided that when the inquiry or trial relates to an offense under section 376 or section 376 A, B, C, D of the IPC, जो IPC में सेक्शंस बताए हैं जो रेप से रिलेटेड है, जो इनकी इंक्वायरी और जो ट्रायल चल रहा है, एज फार एज पॉसिबल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द चार्जशीट। मतलब कि जब चार्जशीट फाइल की जाती है बिफोर द कोर्ट, तो उसके बाद से 2 महीने के अंदर अंदर जो इसकी ट्रायल है, जो इंक्वायरी, वो कंप्लीट हो जाने चाहिए विद इन 2 months। ठीक है, 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। ठीक है, जब चार्जशीट फाइल की जाती है बिफोर द कोर्ट, जो इंक्वायरी और ट्रायल है 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर अंदर इसके अंदर बताया प्रोवाइजो में कि वो हो जानी चाहिए जो इंक्वायरी और ट्रायल है। प्रोवाइजो सिंपली बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, इफ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, जब कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ले लेती है ऑफेंस का, और कमेंस ऑफ ट्रायल, और जब वो ट्रायल का स्टार्ट करती है, फाइंड्स इट नेसेसरी और एडवाइजेबल टू पोस्टपोन द कमेंसमेंट ऑफ। मतलब कि अगर कोर्ट को फाइंड होता है कि जरूरी है, एडवाइजेबल है कि उस पर पोस्टपोन कर देनी चाहिए जो भी कमेंसमेंट हो रही है। ठीक है, और अर्जेंट एनी इंक्वायरी और ट्रायल, की वो एडजर्न कर सकते हैं और इंक्वायरी को क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी और ट्रायल को क्या कर सकते हैं, एडजर्न कर सकते हैं अगर उनको जरूरी लगता है। किसको? कोर्ट को। फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, और उसके लिए भी रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे बाय द कोर्ट। पोस्टपोन और एडजर्न द सेम ऑन सच थिंग एज इट थिंक्स फिट, अगर कोर्ट को ये लगता है कि पोस्टपोन और एडजर्न कर देने चाहिए, कि कब? फॉर सच टाइम एज इट कंसिडर्स रीजनेबली एंड मे बी वारंट रिमांड द अक्यूज्ड इफ इन कस्टडी। जब अक्यूज्ड पर्सन को वारंट करती है, अक्यूज्ड पर्सन को उसको रिमांड में लेना है, ठीक है, तब भी उसके बेस पर कोर्ट क्या कर सकती है, एडजर्न और पोस्टपोन कर सकती है प्रोसीडिंग को। ठीक है, तो सेकंड क्लोज सिंपली बात करता है। और जो सेकंड क्लोज के अंदर जो प्रोवाइजो बताते हैं, वो क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो मजिस्ट्रेट शैल रिमांड एन अक्यूज्ड पर्सन टू कस्टडी अंडर दिस सेक्शन फॉर अ टाइम एक्सीडिंग 15 days एट अ टाइम। मतलब कि कोर्ट के पास ही पावर ही नहीं कि वो जो रिमांड में ले रहे हैं उस पर्सन को, कस्टडी में ले जा रहा है अंडर दिस सेक्शन, वो 15 days से ज्यादा नहीं रखेंगे रिमांड में। ठीक है, उस पर्सन को जो कस्टडी में ले जा रहे हैं, किसकी? मजिस्ट्रेट की कस्टडी में, 15 days से ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, और उसमें आगे नेक्स्ट प्रोवाइजो बताता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन विटनेस आर इन अटेंडेंस नो एडजर्नमेंट और पोस्टपोन शैल बी ग्रांटेड विदाउट एग्जामिनिंग देम एक्सेप्ट फॉर स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। मतलब कि इसमें बताया गया कि जो विटनेस है, अगर उनको एग्जामिन करना है और वो अटेंड है, उनको एग्जामिन करना है, नो एडजर्नमेंट और पोस्टपोन शैल बी ग्रांटेड, तो उसके लिए कोर्ट एडजर्न और पोस्टपोन नहीं कर सकती उस प्रोसीडिंग को। ठीक है, और इसमें उसको विदाउट एग्जामिनिंग उसको नहीं भेज सकती, ना ही उसमें पोस्टपोन करेगी, ना ही उसमें एडजर्न करेगी उस प्रोसीडिंग को। फिर आगे एक्सेप्ट की बात की गई, फॉर स्पेशल रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर कोर्ट को एडजर्न करना है, पोस्टपोन करना है, अगर विटनेस अटेंड हो चुके हैं, ठीक है, अगर उनको एग्जामिन करना था, तो अगर नहीं कर पाती है, तो अगर वो कोर्ट प्रोसीडिंग को एडजर्न पोस्टपोन कर देती है, तो उसमें एक स्पेशल रीजंस रिकॉर्ड करेगी कोर्ट। ठीक है, इन राइटिंग में स्पेशल रीजंस देने पड़ेंगे उसके लिए कोर्ट को। और उसमें नेक्स्ट प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांट
फॉर द पर्पज ओनली ऑफ इनेबलिंग द एक्यूज्ड पर्सन टू शो कॉज अगेंस्ट द सेंटेंस प्रपोज टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। मतलब कि जो एडजमेंट नहीं की जाएगी शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पज ओनली ऑफ, मतलब किस पर्पज के लिए नहीं की जाएगी, इनेबलिंग द एक्यूज्ड पर्सन टू शो कॉज अगेंस्ट, मतलब कि वो अगर उसको शो कॉज जो उसको सेंटेंस सुनाई जा रही है इम्पोज की गई उस एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट जो सेंटेंस इम्पोज की गई है उसके लिए उसको शो कॉज नोटिस, शो कॉज उसको अपना बताना है, ठीक है, रीजन बताने हैं, तो उसके लिए कोर्ट उस पर एडजमेंट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें प्रोवाइजो, तीसरा प्रोवाइजो ये बताता है। और इसमें आगे प्रोवाइजो की बात की, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, ठीक है, ए बी सी इसमें क्लोजेस बताए गए हैं। पॉइंट बताता है नो एडजमेंट शैल बी ग्रांटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए पार्टी एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टेंसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी। मतलब कि जो प्रोसीडिंग चल रही है किसी एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसके लिए जो कोर्ट है उसको एडजमेंट नहीं करेगी, ठीक है, पार्टी अगर रिक्वेस्ट करती है तो, ठीक है, दोनों में से कोई भी पार्टी रिक्वेस्ट करती है तो कोर्ट उस पर ग्रांट नहीं करेगी एडजमेंट, उस प्रोसीडिंग को एडजमेंट करने के लिए। उसमें एक्सेप्ट की बात की गई, एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टेंसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी, मतलब कि जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी है, पार्टी के कंट्रोल के अंडर में नहीं है, तो उसके उस सर्कमस्टेंसेस में कोर्ट उसको एडजमेंट कर सकती है, ठीक है, अगर कोर्ट को लगता है। और इसमें बी पॉइंट बताता है द फैक्ट दैट द प्लीडर ऑफ ए पार्टी इज एंगेज्ड इन अनदर कोर्ट शैल नॉट बी ग्राउंड फॉर एडजमेंट। मतलब कि अगर कोर्ट में केस चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है और उस डेट को प्लीडर एंगेज नहीं हो पाता है उस कोर्ट में, मतलब कि आ नहीं पाता है, अपीयर नहीं हो पाता है, तो उस केस में उस प्रोसीडिंग को एडजमेंट नहीं किया जाएगा। ये कोई ग्राउंड नहीं बनता है कि जो प्लीडर है वो एंगेज नहीं हो पाए क्योंकि वो दूसरी कोर्ट में बिजी था इसी वजह से, ठीक है, तो ये ग्राउंड नहीं बनता है एडजमेंट का। और उसमें सी क्लोज है वेयर अ विटनेस इज प्रेजेंट इन कोर्ट बट अ पार्टी और हिज प्लीडर इज नॉट प्रेजेंट और द पार्टी और हिज प्लीडर दो प्रेजेंट इन कोर्ट इज नॉट रेडी टू एग्जामिन और क्रॉस द एग्जामिन द विटनेस द कोर्ट में थिंग्स फिट रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड पास सच ऑर्डर एज इट थिंग्स फिट डिस्पेंसिंग द एग्जामिनिंग चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस एज द केस में बी। मतलब कि इसमें बात की गई है सी क्लोज में, अगर जो विटनेसेस थे वो प्रेजेंट नहीं हो पाते कोर्ट में बट पार्टी और इस प्लीडर, जो पार्टी और उसका जो प्लीडर था वो भी प्रेजेंट नहीं हो पाता है और जो उसकी पार्टी थी और इस प्लीडर, ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट नहीं हो पाते कोर्ट में, इज नॉट रेडी टू, अगर वो रेडी नहीं है एग्जामिन करने के लिए, क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, ठीक है, उस विटनेस को, तो कोर्ट क्या करेगी, अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो वो रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस, तो वो खुद रिकॉर्ड करवाएगी उस विटनेस के स्टेटमेंट एंड पास सच ऑर्डर, और कोर्ट पास कर सकती है ऑर्डर, ठीक है, जैसे भी कोर्ट को ठीक लगता है, एज इट थिंक फिट डिस्पेंसिंग विद द एग्जामिनिंग चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, मतलब कि उसको डिस्पेंस कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन को अगर पार्टी नहीं करती है तो, ठीक है, एज द केस में भी। उसमें दो एक्सप्लेनेशन बताए गए हैं 1 और 2 में। इसकी फर्स्ट एक्सप्लेनेशन बताती है इफ सफिशिएंट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड टू रेज अ सस्पिशन दैट द अक्यूज्ड मे हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड इट अपीयर्स लाइकली दैट फर्दर एविडेंस बी ऑब्टेन्ड बाय रिमांड दिस इज अ रीजनेबल कॉज फॉर ए रिमांड। मतलब कि अगर ये सफिशिएंट एविडेंस दे जाते हैं ऑब्टेन्ड टू रेज अ सस्पिशन, अगर उस एविडेंस से लगता है सस्पिशन, संदेह होता है कि अक्यूज पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया था एंड इट अपीयर्स लाइक दैट फर्दर एविडेंस में बी ऑब्टेन्ड बाय रिमांड, अगर रिमांड के दौरान, ठीक है, जो उसका रिमांड ले जा रहा है अगर वो ऑब्टेन किए जा रहे हैं फर्दर एविडेंस, ठीक है, उनसे अपीयर होता है दिस इज अ रीजनेबल कॉज फॉर ए रिमांड, ठीक है, तो उसके बेस पर उसमें रीजनेबल कॉज फॉर, रीजनेबली जिसमें बताना होगा कि कॉज फॉर ए रिमांड, कि उसको रिमांड में क्यों रखा जा रहा है, ठीक है, रिमांड में लेने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए रिमांड, उसके लिए जो रिमांड में लिया जाता है उसके लिए रीजन देने होंगे, रीजनेबल कॉज फॉर ए रिमांड। और जो एक्सप्लेनेशन 2 है द टर्म ऑन विच एन एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट में बी ग्रांटेड इंक्लूड इन एप्रोप्रिएट केसेस द पेमेंट ऑफ कॉस्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड। इसमें एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट की बात की अगर ग्रांट करनी है, ठीक है, इन अप्रोप्रिएट केसेस में द पेमेंट ऑफ कॉस्ट बाय प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड, तो उसमें कॉस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कॉस्ट लगाती है कोर्ट, तो उसके बेस पर प्रोसिक्यूशन या अक्यूज साइड से जो भी उसमें इनअप्रोप्रिएट केसेस में वो अपीयर नहीं हो पाता है, वो अर्जेंट करा रहे हैं, पोस्टपोन करा रहे हैं, तो उसके बेस पर अगर वो अपीयर भी नहीं होते दूसरी पार्टी से तो प्रोसिक्यूशन या फिर अक्यूज पर्सन पर कॉस्ट लगा सकती है, ठीक है, उनको पेमेंट करनी होगी फिर उस कॉस्ट की जो भी कोर्ट लगाती है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 309 था, 309 हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 310 से डिस्कस करेंगे अपने फर्दर सेक्शंस चैप्टर 24 में ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।